सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप भली भांति देख ही रहे होंगे कि जो टॉपिक है वो है बिहार एक दृष्टि। उससे पहले कुछ जान लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के राष्ट्रवीरों ने अपने देश की आज़ादी के समय अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जैसे अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, दशरथ माझी, महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, बाबू कुंवर सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, पीर अली, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, मौलाना मजरूल हक आदि ऐसे शूरवीरों ने, धर्मवीरों ने, राष्ट्रवीरों ने अपने देश के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एवं बिहार में पर्यटक स्थल एवं प्रथम गणतंत्र देश बिहार ही है। बिहार में जैन एवं बौद्ध धर्मों की जन्मभूमि है एवं दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार में ही था एवं अभी भी है, जिसने बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। एवं बंगाल से बिहार 1912 में पृथक हुआ था। तो दोस्तों, ये बिहार तथ्यसार है। आप बोल सकते हो, मान सकते हो कि बिहार स्पेशल एक पत्रिका के टाइप ये बुक है जो वन लाइनर में लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मज़ा भी आएगा आपको यह देखकर और पढ़कर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार एक दृष्टि में। तो दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है नाम, यानी बिहार संभवतः बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण है। यानी बौद्ध धर्म पहले कुछ महीनों तक एक जगह ही रहा करते थे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। एवं स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी। 12 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आ गया। यानी बंगाल से अलग होने के बाद बिहार एवं उड़ीसा 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आ गया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया था। 15 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एवं नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। अब थोड़ा आगे देखते हैं। प्रदेश यानी बिहार की राजधानी पटना एवं उच्च न्यायालय पटना में ही है, जो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1913 को एवं उद्घाटन हुआ था 3 फरवरी 1916 में। एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम, तो बिहार भारत का 12वां, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है। यानी जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, केंद्रशासित प्रदेश के बाद बिहार में भारत का राज्य 12वां है। एवं लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात बिहार भारत में 13वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार। एवं राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है, जो 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पक्षी गौरैया है एवं पहले नीलकंठ नकता था।
आगे भौगोलिक परिदृश्य, अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार, यानी भौगोलिक दृष्टि बता रहा है कि कितना कितना डिग्री तक फैला हुआ है इसका अक्षांश उत्तर से पूर्वी तक। तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। एवं बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण की 345 किलोमीटर है। चौड़ाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। एवं शहरी क्षेत्रफल 1095 वर्ग किलोमीटर है। एवं ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई बिहार की 173 फीट है। सामान्य वर्षण यानी वर्षा कितनी होती है तो 505 मिमी यानी 1194 मिलीमीटर 2019 के आंकड़े के अनुसार। एवं औसत वर्षा 52.5 दिन यानी एक वर्ष में होती है। और स्थिति देख लेते हैं तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। प्रशासनिक परिदृश्य देखते हैं। प्रमंडल 9 प्रमंडल है। कौन कौन? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। जिले कितने हैं? 38 है। अनुमंडल कितने हैं? 101 है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 534 है। पंचायत कितना है? 8,406 है। एवं राजस्व ग्राम कितना है? 45,103 है। नगरीय संकुल या समूह 14 है। नगर कितना है? 199 है। पुलिस थाना 853। पुलिस जिला 44। महानगर 1 है जो पटना है। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2 है। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 राज्य हैं और एक देश है नेपाल। तो 3 राज्य झारखंड से कौन कौन से जिले टच कर रहा है बिहार के? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। एवं उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश से बिहार के जिले रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम बंगाल। एवं पश्चिम बंगाल के बिहार के जिले तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। क्या सट रहा है? टच कर रहा है, जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, सॉरी गाइज, अगला राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन है? नेपाल है। नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से जिले हैं? पश्चिम बंगाल, सॉरी गाइज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार के कुल क्षेत्रफल का यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का हिस्सा कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत 7.76% है 2019 के आंकड़े के अनुसार। जलवायु कौन सी है? मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी गंगा है। सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड है। आगे, सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सर्व प्रमुख खाद्य फसल चावल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो घटते क्रम में दिया हुआ है, पहला स्थान पे है पश्चिम चंपारण, दूसरा स्थान पे गया और तीसरा स्थान पे पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में है शिवहर है, अरवल है, उसके बाद शेखपुरा है। जनसंख्या 2011 की देख लेते हैं। कुल जनसंख्या कितना है? तो लगभग 10,40,99,452,
लगभग कितना होगा 10,41,00,000, जिसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है तो 5,42,78,157 एवं महिला की जनसंख्या 4,98,21,295। जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है तो 1106, 1106। जनसंख्या वृद्धि दर तो 25.42% है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। लिंगानुपात यानी 1000 शिशु पे शिशु बालिका की संख्या कितनी है तो 918। लिंगानुपात महिला की बात कर रहा हूँ, तो 1000 पुरुषों पे महिला की संख्या कितनी है 918 एवं शिशु लिंगानुपात यानी 1000 शिशु बच्चे की संख्या 1000 की संख्या पर शिशु बच्ची यानी लड़की शिशु की बच्ची शिशु की संख्या कितनी है तो 935 है। आगे देखते हैं साक्षरता दर 61.80%, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5% एवं ग्रामीण साक्षरता दर 59.78%, जो पुरुष की ग्रामीण साक्षरता दर आपका हो जाएगा 69.67% और महिला का 49%। शहरी साक्षरता दर 76.86%, इसमें पुरुष का साक्षरता दर 82.56% है एवं महिला का 70.49% है। ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है, जबकि शहरी जनसंख्या 11.29% है, जो ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा कम है, बहुत कम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले शिवहर, पटना, दरभंगा। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कैमूर, जमुई, बांका। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज, सिवान, सारण। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, पटना, भोजपुर। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है एवं न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं बिहार का मैप है, जो आपको भली भांति दिख रहा होगा। ये आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बगल में है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये शिवहर है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सारे के सारे आपका जिले हैं। जो कि टोटल 38 जिले और 9 प्रमंडल हैं। ये आपका मुजफ्फरपुर हो गया, ये सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। टोटल 38 जिले हैं। तो देख लीजिए सही से आप लोग। एवं यहाँ पे आंकड़ा दिखा रखा है, जिला, क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर में है जनसंख्या, तो आप लोग ये भी देख लीजिए। एवं ये भी देख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं दोस्तों। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? पुनपुन है। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान दूसरा है। त्रिवेणी नहर का उद्गम
होता है गंडक नदी से। उद्गम स्थान गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील बिहार में स्थित है, कैमूर जिले में। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। प्लीस्टोसीन काल में। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 5,358 किलोमीटर 31 मार्च 2019 तक है, जबकि बिहार बजट 21-22 के अनुसार 5,475 किलोमीटर सितंबर 2020 तक है। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पतियाँ पर्णपाती है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है बिहार के गया जिले में। वर्तमान अगस्त 2021 के कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ, मक्का है। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है वो है पाइराइट। सबसे ज़्यादा बिहार में पाइराइट खनिज होते हैं। आगे देखते हैं। गंडक, घाघरा, सरयू एवं सोन नदी में क्रमशः मिलती है। पहले पहलेजा, रिवलगंज, विगवारा के पास। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 1920 में बिहार की शस्य सांद्रता 144% थी। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कितना है? कौन सा स्थान है? तीसरा है। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि 12 दिसंबर 1911 को। 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन हुआ था। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। संयुक्त बिहार और उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना 1913 में हुई थी। 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बैरोन सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। संयुक्त बिहार और उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिप्टन हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपनी इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। बिहार विधानसभा का विखंडन हो गया। बिहार के इतिहास के बारे में जानते हैं, कुछ क्या क्या दिया हुआ है इसे जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन इतिहास। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण जिला और चेचर वैशाली जिला के नवपाषाण युग प्राप्त हुए हैं। युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण से मिलती है। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में वार्ते रहते हैं, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। उन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। कनिंगम ने बोध गया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हिंसांका और फनहान ने किया था। कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धि बरगांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंगम ने बिहार शरीफ में घुसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशवर्मन द्वारा स्थापित किए गांव के रूप में की थी। कनिंगम ने बसाट के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौड़िया राज के स्तंभ, अशोक स्तंभ का भी कनिंगम ने पता लगाया। उत्तर वैदिक काल
से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगीर और गया के पास के क्षेत्र में अथर्ववेद में वर्णित है। कोट को हटाने वाले औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाले असुर मायारूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विश्व में सबसे पहली गणतात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ था। गणतात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ था। विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्नार अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। मित्र घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई। नदियों को जलाती हुई सदानीरा बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट पर आए। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों से बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय के बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। अंग आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ में पहले सबसे प्रबल लिच्छवी थे, इनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाठ गांव था। विदेह और दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी मिथिला थी। तो यहाँ पे अपना बौद्ध संगतियों के बारे में देखते हैं कि उस समय शासक कौन था, कहाँ पे हुआ था, अध्यक्ष कौन था, समय कौन कब हुआ था, और महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। तो बौद्ध संगतियाँ यानी प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, शासक कौन थे, अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व महाकश्यप की अध्यक्षता में एवं शासक अजातशत्रु थे। एवं द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष शोरकामी थे, शासक कलाशोक थे, शिशु नागवंश के संस्थापक। एवं तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था 247 ईस्वी पूर्व में। एवं अध्यक्ष मुगली पुत्र तीस थे एवं शासक अशोक था, मौर्य वंश के संस्थापक। एवं चतुर्थ जो कोंडलवन कश्मीर में एवं प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष एवं अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। एवं कनिष्क के शासक काल में हुआ था। जैन संगतियाँ के देख लेते हैं। प्रथम पाटलिपुत्र में 310 ईस्वी पूर्व में एवं अध्यक्ष स्थूलभद्र थे तथा शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। द्वितीय जैन संगतियाँ वल्लभी जो गुजरात में है 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था एवं अध्यक्ष देवर्दी क्षमाश्रमण एवं महात्मा बुद्ध के बारे में दिया हुआ है। जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में कुलशाक्य में हुआ था। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, सौतेली माँ मौसी, प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, बिंबा गोपा, बद कच्छना एवं पुत्र राहुल थे। 29 वर्ष में गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। 35 वर्ष की उम्र की आयु में ज्ञान की प्राप्ति, 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। एवं तथागत एवं बुद्ध कलाएँ। बौद्ध धर्म का संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कामांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृतियाँ, सम्यक समाधि। प्रतित्यय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। प्रतित्यय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। महावीर जी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कुल थे गात्रिक।
कुल के थे। मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में हुआ था पावापुरी में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना एवं माता जमाली थे। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग, 42 वर्ष की आयु में कैवल्य, स्वच्छ ज्ञान की प्राप्ति, 12 वर्ष तपस्या। ज्ञान प्राप्ति जिरिम्भिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कैवल्य प्राप्त होने के बाद कैवलियन, जीन, विजेता, अहर्त, योग्य एवं निग्रंथ, भग्न रहित कहलाए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र हैं। पंच महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य एवं ब्रह्मचर्य। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धरथ वंश था। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिम्बिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व में की थी। बिम्बिसार ने कौशल की राजधानी कौशला देवी से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया था। इसके अलावा उसने वैशाली के राजकुमार चलना से भी विवाह किया था। बिम्बिसार ने अंग नरेश बृहदत्त को विजित कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंद्रप्रघोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। कालांतर में प्रघोत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक 492 से 460 ईस्वी पूर्व में बना था। अजातशत्रु द्वारा बिम्बिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वजीरा से विवाह होता था। वजीरा से विवाह हुआ, वह काशी पुनः प्राप्त हो गई। अजातशत्रु ने अपनी मंत्री वस्कार की मदद से वजी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई। 483 ईस्वी पूर्व में इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना 460 ईस्वी पूर्व में। उसने अपनी राजधानी राजगीर गिरिवज से पाटलिपुत्र, गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया नया नगर स्थानांतरित किए। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किया। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का आत्मतय व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व आयोजित हुई थी, जिसमें अस्थावीर और महासंघी के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। नंदीवर्धन या महानंदीन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश 344 से 321 ईस्वी पूर्व में महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की थी। पुराणों में उसे सर्वक्षतांत्रक कहा गया। उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता था। उसने शूद्र व दासी पुत्र को भी बताया गया कि उसे इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, है, कलिंग, सुरसेन, मैथिल, अस्मक, विद्रोहोत्र राज्यों का शासक बताया गया। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उसी के समय यूनानियों का सिकंदर आक्रमण हुआ था। मौर्य वंश। पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती थी।
एस्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेंड्रोकोटम, जबकि एरियन और प्लेटो के एंड्रोकोटस कहा गया। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटम की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपियों को अनुदित किया था। 326 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम के तट तक आ जाता। यही उसका पोरस से युद्ध होता, जिसे वितस्ता और हाइडेस्पिज का युद्ध कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती। व्यास नदी से नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक घनानंद थे। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी तक शासन रहा था। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। 305 ईस्वी पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, काबुल, अराकोसिया, जिडोसिया तथा पेमिसदाई का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक रचना की थी। जीवक के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार के सत्ता सौंपकर जैनमुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। वही सलेखना से अपनी प्राण त्याग दिए थे। बिंदुसार 298 से 272 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। इसे अमितघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा जाता है। इसी के समय सीरिया का शासक एंटियाकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसिस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक, जिनका कार्यकाल 272 से 232 ईस्वी तक रहा था, सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल थे। 261 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग विजय हुआ था। शीली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्र तीस का शिष्य बना। इसके पूर्व अशोक शैव था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोधगया की यात्रा की। 14वें वर्ष धर्म महापत्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गाया और उसके उल्लुक घोषित किया तथा भाग 1 को घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों में शाहबाज गाड़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में उत्तीर्ण अभिलेख सरेकुना से यूनानी तथा अरामेक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अब तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के वृहद शिलालेख। धौली यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। शाहबाजगढ़ी यह पाकिस्तान पेशावर में स्थित है। मानसेहरा यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालची यह वर्तमान उत्तराखंड के देहरादून राज्य में स्थित है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपरा यह महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। गिरनार यह गुजरात के कठियावाड़ के जूनागढ़ के पास स्थित है। अशोक के लघु शिलालेख। ब्राहगिरी यह मैसूर के लिए चित्रदुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर यह ब्राह्मणगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर यह ब्राह्मणगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। अहरौरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। सारोमारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। नेतूर यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। भाबरू यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की यह रायचूर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों का विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए गए। अशोक के लघु स्तंभलेख। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है
उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर स्थित हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। रुमनीदेई नेपाल की तराई में है। कौशाम्बी प्रयागराज पूर्वी में इलाहाबाद के निकट है। अभी इलाहाबाद के पहले इलाहाबाद था और प्रयागराज के निकट है। निगली सागर नेपाल के तराई में है। वैशाली शीर्ष केवल शेर लिखित रहित बिहार में स्थित है। अशोक के गुहा लेख दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेखों शाहबाज गाड़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से अरामेयिक लिपि में लिखा एवं एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सरेकोना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेयिक द्वितीय भाषा अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेख अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों का नाम इस प्रकार है। कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में लाया गया था। लौड़िया अरराज तथा लौड़िया नंदन राज स्तंभ लेख यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार राज्य में है। प्रांतीय प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें चक्र कहा जाता है। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। वो कौन कौन है? प्राची, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती एवं कलिंग। राजधानी कहाँ है? प्राची की पाटलिपुत्र, उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी एवं कलिंग की तोसली। प्रांतों चक्रों का प्रशासन कुमारामात्य कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों को द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रसारक विषय पति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांव में प्रशासक था। नगर प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों को विभाजित था, जो प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का संरक्षण इसमें आता था। द्वितीय समिति विदेशियों का देखरेख करना। तृतीय समिति जनगणना। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण एवं षष्ठम समिति बिक्री कर व्यवस्था। नगर में पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमाई, जलाधिकारी एंटीनोमाई, नगर आयुक्त। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों से विभक्त थी, जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना एवं नौसेना की व्यवस्था की गई थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल था। यह सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक थे। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व लगभग में हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासक संचालन करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग में कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग में संपत्ति का शासन था। लेकिन 180 ईस्वी पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। शुंग वंश
मौर्य शासक वृद्धर्थ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग 184 ईस्वी पूर्व मगध का शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके पुरोहित पतंजलि थे। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसकी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम नामक नाटक की रचना की। देशभूति इस वंश का अंतिम शासक था कनौ वंश। देवभूमि के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर कनौ वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। कुषाण वंश। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाणकालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। गुप्त वंश। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसंड स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराज धीरराज की उपाधि धारण की थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी रामकुमारी देवी से विवाह किया। उसने राज्याभिषेक 319 ईस्वी में के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। समुद्रगुप्त। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अति अप्रतिरथ, व्याग पराक्रम, सर्वाजो जे छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई थी। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी गति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रस्थिति उसके संधि विग्रहिक एवं राज कवि हरिसेन ने लिखा था। रामगुप्त। इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामोपाधियों से नाम से जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी कुबेर नागा से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बाहिलिकों के पूर्व के बंग में शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जा सकती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। चीनी यात्री फान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। लगभग 14 वर्ष भारत में रहा था। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजित थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छनपक, अमर सिंह, शकु, बेताल, भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वरुरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आगमन हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी काल में हुई थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मिलेच्छों के आक्रमण को विफल कर दिया था। उसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। कोहम अभिलेख के अनुसार उसके बाद ही उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। गुप्त काल का गुप्त काल का उत्तरार्ध। चीनी यात्री संग्यून ने 515 से 520 ईस्वी पूर्व में भारत की यात्रा की थी। हिंसांग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक 16 वर्ष तक भारत में रहा। हिंसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बारादित्य ने मीरकुल हुन को पराजित किया था।
स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त नरसिंह गुप्त, बलादित्य वन्यगुप्त कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया था। विष्णुगुप्त गुप्त शासन का अंतिम शासक जिसने मगध पर शासन किया था। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। पाल वंश यहाँ से शुरू होता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 तक का शासक 770 ईस्वी तक शासनकाल रहा को माना जाता है। बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने उदयपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित थे। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। धर्मपाल जिनका कार्यकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को पराजित कर अपने समर्थक चक्रायुध को कनौज के सिंहासन पर बैठाया था। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था, चपेट में ले लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। विक्रमशिला महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी में अचिंतक गांव में स्थित है। अंतिजक गांव में स्थित है। सोमपुरा महावीर बांग्लादेश के नरगांव जिले में पहाड़पुर के गांव का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को के विश्व में विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल के विलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा गया है। देवपाल जिनका कार्यकाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी पूर्व तक रहा था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके जावा सुमत्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे। महिपाल प्रथम, इस पाल की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा था। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है एवं इसी के समय कैवत विद्रोह हुआ था। कनाट वंश इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंहदेव शासक बना। नरसिंहदेव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे महाविद्यालयों को ध्वस्त किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।